नियुक्ति का संवैधानिक हक किसे है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को या फिर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को? जवाब पर टकराव जारी है। लड़ाई इस कदर तेज हो गई है कि केजरीवाल ने राष्ट्रपति से मिलकर एलजी पर काम न करने देने का आरोप लगा दिया, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को? जवाब पर टकराव जारी है। लड़ाई इस कदर तेज हो गई है कि केजरीवाल ने राष्ट्रपति से मिलकर एलजी पर काम न करने देने का आरोप लगा दिया, जबकि उपराज्यपाल की ओर से दलील ये दी जा रही है कि एलजी संविधान की धारा 339 ए के तहत ही काम कर रहे हैं और केजरीवाल एलजी के काम में दखल दे रहे हैं। इस अजीब लड़ाई से अब अधिकारी भी डरे हुए हैं। खबर यह है कि 20 से ज्यादा अफसरों ने गृह मंत्रालय से दूसरे राज्यों में तबादले की गुहार लगा दी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल नजीब की जंग में दिल्ली का होगा क्या? अफसरों की तैनाती को नाक का सवाल किसने और क्यों बनाया? दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच की अजीब जंग अब राष्ट्रपति भवन की चौखट तक जा पहुंची है। दोपहर में एलजी नजीब जंग राष्ट्रपति से मिलने रायसीना हिल्स पहुंचे तो शाम को केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रपति से मिलकर लड़ाई की पूरी कहानी तफसील से बताई। अगर सेक्रेटरीज भी एलजी साहब तय करेंगे, ऑफिसर्स को सीधे इंस्ट्रक्शंस एलजी साहब देंगे तो डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी? इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें उनको कहिए कि इस तरह से ना करें। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत केयरफुली सुना इस बात को और उनकी बातों से लगा कि वो कंसर्न है काफी चीजों को लेके। दोनों के बीच अधिकारों को लेकर छिड़ी इस जंग में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को गृह मंत्री को भी तलब कर लिया। मुलाकात से पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑफ द रिकॉर्ड दावा किया कि झगड़ा बढ़ेगा नहीं, मसला सुलझा लिया जाएगा। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल को पूरे बवाल के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया। मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों ने जो प्रयोग तो किया, लेकिन बहुत महंगा प्रयोग है। लेकिन जो दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में हो रहा है, उससे लगता है कि आने वाले वर्ष बहुत पीड़ा के होने वाले। अमृतसर में बुरी तरीके से हारे हुए अरुण जेटली को वित्त मंत्री बनाने का जो एक्सपेरिमेंट नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसका खमियाजा तो पूरा देश भुगत रहा है। तो दिल्ली के बारे में सोचने की चिंता उनको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी को अभी समझ में नहीं आएगा कि दिल्ली कितनी बदल चुकी है और जो 67 सीटें दिल्ली के लोगों ने दी हैं, उसका ये बार बार अपमान जो बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, ये उनको बंद कर देना चाहिए। वहीं केजरीवाल सरकार अधिकारियों की तैनाती को लेकर एलजी के रुख को संविधान के खिलाफ बता रही है और केजरीवाल अब एक चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को भी लिखने के मूड में है। मेरा सुझाव यह है सबको कि कानून पढ़ लिया जाए, संविधान पढ़ लिया जाए, कानून पढ़ लिया जाए और रूल्स जो उसके बाद निकले वो सब पढ़ लिए जाए। और वहाँ सब कुछ बहुत स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन जहां माइंड्स में है वहां से क्लियर हो जाएगा। अगर मोदी साहब एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते थे नृपेंद्र मिश्रा के लिए, तो चीफ मिनिस्टर का इतना हक तो बैठता ही है कि हम अपने चीफ सेक्रेटरी को चूज करें। अब एक ऐसी स्थिति नहीं थी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं आप इसी को अपॉइंट करिए। ये पूरा क्राइसिस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्रिएट किया है। जबकि उपराज्यपाल और केंद्र का साफ कहना है कि जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत उठाए जा रहे हैं और केजरीवाल अपनी मर्जी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान में वो क्लियर कट लिखा हुआ है, उसको मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। संविधान के दायरे में ही काम करें। चुनी हुई सरकार, वो बता रहे हैं कि चुनी हुई सरकार। चुने हुए मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, मर्जी से देश चलेगा, संविधान से देश चलता है। संविधान में एक स्पष्ट प्रावधान है दिल्ली के लिए 239 ए की प्रोविजो, जिसमें ये कहा गया है कि जहां उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री में कोई भयंकर मतभेद हो तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, लेकिन जब तक राष्ट्रपति का निर्णय न मिले तब तक उपराज्यपाल के जो आदेश हैं उनका पालन होगा, वो ही लागू होंगे।
लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली उपराज्यपाल जो कर रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार के जितने एम्प्लॉइज हैं वो केंद्र सरकार की सेवा में रत माने जाते हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि जब दोनों संविधान में रहकर ही फैसले ले रहे हैं तो क्या संविधान में ही कुछ गड़बड़ झाला है जिसकी वजह से स्थिति इतनी बिगड़ी हुई दिख रही है। शकुंतला गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाए जाने का यह मुद्दा अब इतना बड़ा हो गया है कि मुख्यमंत्री और एलजी के बीच की जंग से डरे दिल्ली में तैनात 20 से ज्यादा अधिकारियों ने गृह मंत्रालय से दूसरे राज्यों में तबादले की गुहार लगा दी है। मुख्य सचिव के शर्मा छुट्टी से लौटने को तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि केजरीवाल और नजीब की जंग में दिल्ली का क्या होगा। अफसरों की तैनाती को नाक का सवाल क्यों बनाया और किसने। शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब बड़ी बहस में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या एलजी का रुख इस पूरे मामले में ठीक नहीं है या पर्दे के पीछे अरविंद केजरीवाल कोई और ही चाल चल रहे हैं। इसी पूरे मुद्दे पर बड़ी बहस की शुरुआत हम करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार आरपी सिंह जी नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोभा ओझा जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। जीसी मल्होत्रा जी जो कि पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा के, वो हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हुए हैं। साथ ही एनके सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में बने हुए हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आशुतोष, पहला सवाल आपसे ही मेरा, एलजी का रुख सरकार विरोधी कैसे है अगर वो नियमों के तहत ही काम कर रहे हैं तो? नहीं, सबसे पहले तो मुझे इस बात पर आपत्ति है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अगर नियमों संविधान के तहत अगर काम कर रहे होते तो किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं होती। संविधान की धारा 239AA(4) उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उपराज्यपाल के बीच में अगर किसी तरीके का मतभेद है तो मामले को फौरन जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए, यानी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए जी। और अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के पास कोई पड़ा हुआ है, कोई अर्जेंट मैटर आता है, तो उस अर्जेंट मैटर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है वो डायरेक्शन देने का अधिकार है। लेकिन डायरेक्शन किसको देंगे, कैसे देंगे, ये ट्रांजैक्शन द बिजनेस रूल्स 49, 50, 51, 52 में स्पष्ट है। 52 कहता है कि अर्जेंट अगर कोई मैटर है उसमें उपराज्यपाल महोदय को अगर कोई डायरेक्शन देना है तो वो डायरेक्शन वो मंत्री महोदय को देंगे, वो किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी को नहीं देंगे। यहां पहली बात, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उपराज्यपाल के बीच में डिफरेंस था तो उपराज्यपाल महोदय ने उसको राष्ट्रपति के पास प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए नहीं भेजा। पहली गलती, संविधान का उल्लंघन उन्होंने ये किया। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि अर्जेंट मैटर था 36 घंटे से ज्यादा हो चुके। अगर अर्जेंट मैटर था तो उन्हें मिनिस्टर कंसर्न यानी मनीष सिसोदिया जो मिनिस्टर सर्विसेज हैं उनको डायरेक्शन देना चाहिए था, वो भी उन्होंने नहीं किया। संविधान में इस बात का भी जिक्र है आशुतोष की किसी भी चीज के लिए एलजी बाध्य नहीं है, इस बात को भी समझना होगा। एनके सिंह जी आपकी बात पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। एनके सिंह जी नहीं, एक मिनट पहली आप मेरी बात सुन लीजिए। पहली आप पूरी बात, मैंने आपको कहा 239AA बिल्कुल रेड विद ट्रांजैक्शन द बिजनेस रूल 49, 50, 51, 52 और 52 स्पष्ट तौर पर कहता है कि उपराज्यपाल महोदय डायरेक्शन दे सकते हैं लेकिन मंत्री के माध्यम से सीधे नहीं दे सकते। तो पहले उन्होंने ना तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया और ना ही उन्होंने मंत्री महोदय को किया। यानी अगर उपराज्यपाल महोदय सीधे सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट को ऑर्डर देने लगेंगे तो मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है फिर। जी एनके सिंह जी, एक अलग कानून है इनमें, दोनों इंस्टीट्यूशन में पहली बार मैं देख रहा हूं कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रोविजंस भी इसी में इंश्राइंड है। आशुतोष ने बिल्कुल सही कहा है, 239AA है लेकिन उसका एक प्रोविजो है। प्रोविजन में अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो किसकी प्राइमेसी है वो दिया हुआ है। अब उसके आगे आए तो इसमें ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस में टीबीआर जिसे कहते हैं उसमें सेक्शन 49, 50, 51, 52 उसमें मिनिस्टर को नहीं कहा गया है। अगर मिनिस्टर से कोई कॉन्फ्लिक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर का होता है तो वो काउंसिल को रिफर करेगा, माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और अगर उसमें भी रिजॉल्व नहीं होता सेक्शन रूल 50 में तो 51 में जाएंगे और वो रिफर करेंगे ये इशू यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को वर्ड यूज किया गया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में 239A में इसको प्रेसिडेंट कहा गया है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। अब इसमें अगर आप आगे आए तो आशुतोष यहां पे थोड़ा सा एक जगह बहुत सही है कि इसको उन्होंने रिफर किया कि नहीं, आशुतोष को भी शायद नहीं मालूम होगा, मुझे भी नहीं मालूम है कि उन्होंने ये मैटर रिफर किया कि नहीं।
सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन जैसे ही 50 के आगे बढ़ते हैं तो 51 में प्रोविजन ये है कि आप अगर चाहें तो पेंडिंग डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आप अपने रूल बना सकते हैं। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर्स हैं। अब जहां तक आशुतोष ने यहां पे गलती की है, 52 में गवर्नर वो मिनिस्टर बाध्य होगा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डर देता है, डायरेक्शन देता है, उसको मानने को बाध्य होगा। ये 52 में प्रोवाइडेड है। इसलिए इसको समझना पड़ेगा कि प्राइवेसी हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर की रहेगी। इसका जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि लॉ ये फ्लॉड है, ये कानून ही गलत है। और अगर जो पार्टी 67 मेंबर्स लेके आई हो, व्यवस्था बनानी पड़ेगी, आपको कानून चैलेंज करना पड़ेगा। लेकिन एज लॉन्ग एज इट एग्जिस्ट इन द स्टैट्यूट बुक आप इसको वायलेट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये मंशा भी नजर आ रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के तहत कहीं ऐसा तो नहीं कि एक चाल भी चली जा रही हो आम आदमी पार्टी की ओर से। इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन राणा यशवंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफसरों की तैनाती को लेकर नाक का सवाल आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को क्यों बना दिया? सबसे सीधा और सरल सवाल यही है राणा यशवंत जी, और महत्वपूर्ण ये भी है, नियमों का हवाला तो दिया जा रहा है लेकिन राज्यपाल की स्थिति यहां पर मजबूत दिखाई दे रही है। इस बात को आम आदमी पार्टी समझने को तैयार क्यों नहीं है? नहीं चित्रा, आशुतोष बैठे हुए हैं। 239A का हवाला मैं दूंगा, क्योंकि हमारा जो दर्शक है वो साधारण शब्दों में समझना चाहता है, मैं समझाऊंगा उसको। जो छोटी एक बड़ा सवाल है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति के 10 दिनों के लिए छुट्टी पर जाने के तहत अगर किसी व्यक्ति को लाया जाता है, उसमें अगर उपराज्यपाल ने कोई फैसला किया है तो उसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जाता है? 2-3 चीजें आशुतोष में पूछना चाहूंगा। ये एक संघीय व्यवस्था है हमारे देश में, और जो लोग लोकतंत्र में भरोसा करते हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपने ओहदे का उसी गरिमा का ख्याल रखें। बिल्कुल। अगर आप आते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर कहते हैं कि यहां साजिश की जा रही है या यहां तख्ता पलट की कोशिश की जा रही है या कोई आ जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से तो वो सारी जानकारी लेकर चला जाएगा, वैसा लगता है जैसे कोई ISI एजेंट आ गया। यह जो परसेप्शन देता है बाहर वो अच्छा नहीं देता है। जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके भीतर काम करने का एक अपना तरीका है, और मुझे लगता है कि अभी तक जितनी भी सरकारें काम करती रही हैं, जब शीला जी यहां मुख्यमंत्री थी तो वाजपेयी की सरकार थी, या जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में थी तब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, तो इस तरह के टकराव देखे नहीं गए। इसलिए एक संदेह पैदा होता है कि क्या इस तरह के टकराव जानबूझकर खड़ा किए जा रहे हैं क्या? पहले मैं आशुतोष आपसे इसका जवाब लूंगा, फिर मैं 239 और 52 पर आऊंगा। आशुतोष देखिए, हमारे ख्याल से राणा जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई इसको षड्यंत्र की नजर से क्यों देखा जा रहा। जब पहली बात ये सामने आई कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है वो एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको लिस्ट दे दीजिए। उनको 3 लोगों की लिस्ट दी गई। तीनों अफसरों को किन्हीं वजह से अपॉइंट नहीं किया जा सका। उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी सहमति थी, मुख्यमंत्री की भी सहमति, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कहा 2 और नाम दे दीजिए। तो सीनियरिटी में जो लोग थे उसमें नंबर 4 और नंबर 5, नंबर 4 पे गैम्बलिंग थे, नंबर 5 पे परिमल राय थे। हमने कहा कि भाई नंबर 4 पर हमारी सहमति नहीं है, नंबर 5 को आप अपॉइंट कर दीजिए। उन्होंने मुख्यमंत्री की राय को दरकिनार कर दिया। चलिए, आपका अधिकार है, आप दरकिनार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो आपका ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल बहुत साफ तौर पर कहता है अगर मंत्री से असहमति है तो आप काउंसिल को सौंप दीजिए, और 50 कहता है अगर काउंसिल से असहमति है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दीजिए। और उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट्स को आप रेफर करेंगे, प्रेसिडेंट अर्जेंट मैटर में लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला ले सकता है। लेकिन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 52 स्पष्ट तौर पर कहता है, और मैं अगर आप कहें तो मैं उसको पढ़ देता हूं आपके ध्यान आकर्षण के लिए, क्योंकि इनके सिंह साहब ने सवाल खड़ा किया है। 52 बहुत साफ तौर पर कहता है, वेयर अ डायरेक्शन हैज बीन गिवन बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन परसुएंस ऑफ द रूल 51, इन परसुएंस ऑफ द रूल 51 द मिनिस्टर कंसर्न शैल टेक एक्शन टू गिव इफेक्ट टू सच डायरेक्शन। एग्जैक्टली यही यानी मिनिस्टर कंसर्न विल टेक एक्शन। एक तो मिनिस्टर कंसर्न का मतलब हुआ मनीष सिसोदिया। अब यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ना तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेजा, अर्जेंसी की बात की, लेकिन मिनिस्टर कंसर्न यानी मिनिस्टर कंसर्न ऑफ द सर्विसेज उनको उन्होंने रेफर नहीं किया। उन्होंने सीधे उस विभाग की जो सेक्रेटरी थे अनिंदो मजुमदार, उनको उन्होंने रेफर कर दिया। अब यह संविधान का खुला उल्लंघन है। आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ले नहीं रहे और आप सीधे सेक्रेटरी को समझ से परे है कि 10 दिनों के साथ बात थी। इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी ने इतनी बड़ी लड़ाई क्यों बना ली? क्या आपका उद्देश्य सिर्फ सचिवों की नियुक्ति तक ही रह गया है राजधानी दिल्ली में? अरे चित्रा जी, ये देश और इस देश का लोकतंत्र पिछले 68 साल से संविधान से चल रहा है,
और अगर उसी संविधान का हवाला उपराज्यपाल भी दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया आशुतोष। जेसी मल्होत्रा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ नियम हमें समझाएंगे। बहुत सीनियर बड़ी बात है ये, पूर्व सेक्रेटरी जनरल रहे हैं लोकसभा के। और जेसी मल्होत्रा साहब, सीधा सा सवाल यही है, नियमों के बीच राजधानी दिल्ली अपने आप को उलझा हुआ पा रही है। यहां पर स्थिति मजबूत उपराज्यपाल की दिखाई देती है नियमों के मुताबिक, या फिर आम आदमी पार्टी जो तर्क बार बार दे रही है वो सही है? आती हूं आशुतोष। जेसी मल्होत्रा जी। चित्रा जी, ऐसा है कि जहां तक ये अभी आर्टिकल 239AA और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स की बात की 49 से 52 जी, वो चित्रा जी, ऐसा है कि जहां तक ये अभी आर्टिकल 239AA और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स की बात की 49 से 52 जी, वो उन्होंने आशुतोष जी ने पढ़ के भी बताए, बड़े क्लियर हैं जी। तो ये कन्फ्लिक्ट मिनिस्टर के साथ तो हुआ नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑफिसर को आदेश दे दिए। अब दिक्कत ये है कि बीच में सारी पार्टियां फुल स्टेटहुड की मांग करती रही हैं, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। तो ये अल्टीमेटली जब इनकी किसी भी स्टेट के साथ कंपैरिजन किया जाता है तो फुल स्टेटहुड तो है नहीं इनके पास तो लिमिटेड पावर्स हैं, पावर ज्यादा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, अकाउंटेबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है इलेक्टोरेट के पास। बिल्कुल। तो जो पावर्स उनको इस्तेमाल भी करना है, जब एक ही गवर्नमेंट होती है दिल्ली में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो कई दफा बातचीत करके सुलझ जाती हैं बातें, पर अब बातचीत तो होती नहीं, ईगो प्रॉब्लम आ रही है और ऑफिसर के 10 दिन की छुट्टी को इतना बड़ा बवाल हो गया है। तो असली बात तो ये है कि फुल स्टेटहुड के सवाल को अगर नहीं भी लेना है तो पावर जो है किसी न किसी तरीके से दिल्ली की और लेफ्टिनेंट गवर्नर की डिफाइन प्रॉपरली करनी पड़ेंगी। इनमें बड़ा टेक्निकली डिफाइन की हुई है, जिसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, जो मैंडेट लेके आती है, उसको वो हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और उनके मुकाबले में अकाउंटेबिलिटी तो सारी है पर पावर्स उनके पास बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जो पावर्स 239AA में या नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट में या ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में है, वो पावर्स दिल्ली गवर्नमेंट के पास बहुत कम है। ये टेक्निकल सवाल जरूर आशुतोष जी ने उठा दिया है कि उन्होंने मिनिस्टर को नहीं कहा, डायरेक्ट ऑफिसर को कह दिया, पर अगर मिनिस्टर को भी कहा होता तो बात तो फिर वहीं आ जाती कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कि अकाउंटेबल है पब्लिक को, उसके बाद एक अपने ऑफिसर को भी ट्रांसफर करने की पावर नहीं है। जी, महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से बताई गई हैं और इसका जवाब मैं आशुतोष से लूंगी, लेकिन उसके पहले मैं सीधे रुख बीजेपी का कर लेती हूं। और सरदार आरपी सिंह जी, ऑफ द रिकॉर्ड गृह मंत्री की ओर से बयान आया है और उनकी ओर से कहा गया है कि इस मसले को अब जल्द ही सुलझा लिया जाएगा, तो फिर दिक्कत किस बात की है और इतना ज्यादा बवाल क्यों बढ़ा? और आम आदमी पार्टी सीधे सीधे बीजेपी को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। इन सब के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही कैसे तय होगी? आम आदमी पार्टी का और आशुतोष का और इनकी पूरी पार्टी का सिर्फ काम ही सवाल प्रश्न उठाना है, और हर बार ये किसी बात पे दिल्ली में कुछ भी होगा, ये हर बात के लिए बीजेपी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को दोषी ठहराएंगे तो तय है। इसमें अगले 5 साल ये दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा, और दिल्ली में कुछ भी होगा उसके लिए जिम्मेवार दिल्ली केंद्र की सरकार को या बीजेपी को ठहराएंगे, इसके अलावा कुछ और बचा नहीं के पास। परंतु दूसरी बात, कानून के दायरे से ये बाहर जाएंगे। कुल मिलाकर 8 दिन, 10 दिन में 8 दिन का मामला था। 36 घंटे फाइल के ऊपर ये बैठे रहेंगे, एलजी उससे फैसला ले लेंगे तो उस पर प्रश्न उठाएंगे। और जिसकी ये बात कर रहे थे, जिस अधिकारी को लाना चाहते थे और जिस अधिकारी को नहीं लाना चाहते थे, जिसको नहीं लाना चाहते वो ये कह रहे थे कि उसके ऊपर आक्षेप है कि बिजली कंपनी को सपोर्ट करना चाहती हैं, हालांकि उसके लिए उसका कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस ये दे नहीं पाए, उसके प्रति कोई चिट्ठी उन्होंने एलजी को लिखी नहीं पहले। बिल्कुल। हाँ, आप यकायक कोई चीज सोचकर बताओ कि हमारे इशू था। अच्छा, जिसको लाना चाहते थे उसके ऊपर आक्षेप है, कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर उनके ऊपर आक्षेप है ऑलरेडी, उनकी इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है। तो ये क्या मामला है? ये मतलब एक अधिकारी जिसके ऊपर कोई आक्षेप ये पहले साबित कर सके, महिला अधिकारी जिसके ऊपर कोई आक्षेप साबित करने कोई थे नहीं, उसके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, और जिसके ऊपर आक्षेप चल रहे हैं उसको ये लाना चाहते हैं।
और चलिए आपकी बात में समझ गई। कुल मिलाकर अब जो आईएएस अधिकारी हैं उनकी भी स्थिति ऐसी हो गई है कि के शर्मा जी छुट्टी से वापस लौटना नहीं चाहते हैं। 20 अधिकारियों ने गृह मंत्रालय से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें किसी और राज्य में तबादला दे दिया जाए, यानी कि राजधानी दिल्ली किस कदर पिस रही है इन बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन शोभा ओझा जी, एक बात समझ में नहीं आती है, अजय माकन आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं कि सरकार जो कह रही है दिल्ली की वो सही है। शीला दीक्षित ने 2 दिन पहले कहा था कि अगर नियमों को केजरीवाल समझ लेंगे तो इतनी दिक्कत ही नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मामले पर स्टैंड क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की साफ सोच है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपनी अहम की लड़ाई में दिल्ली की जनता का नुकसान कर रहे हैं। जी। दिल्ली की जनता ने प्रखंड बहुमत देके आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जिताया कि वो कुछ सुशासन दिल्ली की जनता को दे, कुछ विकास करे। आज दिल्ली विश्व का सबसे पोल्यूटेड स्टेट है, उसकी चिंता आम आदमी पार्टी को नहीं है। उसकी अहम की लड़ाई वो लड़ रही है और डिलीवर ना करना पड़े इसलिए कोई न कोई बहानेबाजी करके लगातार 3 महीनों से कोई न कोई कंट्रोवर्सी में घिर के एक बहाना चाह रही है अपनी जिम्मेदारियों से भागने का। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो भी कहीं न कहीं अपना जो एक रोल रहता है, भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है और जो तरीका है काम करने का, अगर विपक्ष की सरकारें जिन राज्यों में है तो वहां कोई मुसीबत खड़ी करी जाए 15 सालों तक दिल्ली में कांग्रेस ने राज किया है। शोभा ओझा जी है इसमें। सीधा सा सवाल मेरा ये है, आम आदमी पार्टी जो कर रही है क्या वो सही है? मैं एक क्वेश्चन जोड़ो, एक क्वेश्चन मेरा इनसे बहन जी से। देखिए, आम आदमी पार्टी तो कोई ना कोई बहाना करके अपनी जवाबदारियों से भागने की हमेशा से कोशिश करती आई है और उन्होंने वादे इसलिए कर दिए हैं कि वो वादे खुद ही कह रही है कि अब 40% से ज्यादा वादे वो पूरे नहीं कर पाएंगे। चित्रा, एक चीज हम समझना चाहते हैं, 70 में 67 सीटें ला के अगर कोई गवर्नमेंट एक सेक्रेटरी ना अपॉइंट कर पाए तो शोभा जी और बीजेपी हम दोनों से जानना चाहेंगे कि कौन सा कानून है जो कि आपको डेमोक्रेटिक राइट भी देता है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी देता है, लेकिन 67 विधायक लेने के बाद भी एक गवर्नमेंट एक सेक्रेटरी नहीं लगा पा रही है। ये कौन सा कानून है? आपका जो विधान है देश का उसके अनुसार करेंगे। जी चित्रा, आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, ये बात सही है एनके सिंह जी ने जो दर्द इस वक्त चल रहा है आम आदमी पार्टी के भीतर उस पर मरहम लगाने की कोशिश की है, क्या वास्तव में यही स्थिति है? आशुतोष, लौटी हूं सिंह साहब आपके पास। आशुतोष, क्या यही दर्द है कि आप लोग मानते हैं कि जिसके पास 67 विधायक हो वो एक सेक्रेटरी की नियुक्ति भी दिल्ली में नहीं कर सकता है और इसी वजह से लड़ाई इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है? चित्रा, 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण। पहली बात, जो एनके सिंह साहब ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अपना चीफ सेक्रेटरी चुनने का अधिकार नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपने मनपसंद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा को चुनने के लिए ऑर्डिनेंस लेकर जरूर आएंगे, संसद का इंतजार नहीं करेंगे। ये जो 2 गुहापन है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि 20 एक को चैलेंज कर एक नरेंद्र मोदी से तुलना कर दी है, इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। राणे यशवंत, क्या नरेंद्र मोदी ने नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति करते हुए जिस तरह से ऑर्डिनेंस का सहारा लिया, आम आदमी पार्टी का भी दर्द है कि दरअसल वो इस तरह से नहीं कर सकती, इस वजह से लड़ाई अब पहुंच चुकी है दरवाजे तक राष्ट्रपति के? नहीं, मैं ये चाहता था कि आशुतोष अपने पूरी बात रख लें। आशुतोष को समझ है, देखिए नरेंद्र मोदी अगर ऑर्डिनेंस लेकर के नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति करते हैं तो उसका संवैधानिक अधिकार उनके पास है, बिल्कुल जो आप करना चाहते हैं नहीं। लेकिन मैं जो एनके सिंह कह रहे हैं, बहस जो है वो संतुलित होनी चाहिए। अगर कोई पार्टी 70 सीटों में से 67 सीटें जीत करके आती है, इसका मतलब कि दिल्ली की जनता का बड़ा विश्वास लेकर के आती है, उसको चीफ सेक्रेटरी अपने मन का नियुक्त करने का अधिकार है। लेकिन एक दूसरा सवाल आशुतोष मेरा है, क्योंकि यह पार्टी लीग से हटकर चलने का दावा करती है, यह पार्टी अपनी समझ को बाकी लोगों के समझ से बेहतर बताती रहती है और कहती है कि हम लोगों के लिए हैं, हम इस तरह के झमेलों के लिए नहीं हैं। अगर फर्ज कर लीजिए कि केंद्र की सरकार नजीब जंग के जरिए किसी ऐसे आदमी को नियुक्त करना चाहती है चीफ सेक्रेटरी जिस पर आपकी रजामंदी नहीं है, फिर भी आप उसके साथ काम करते हैं, तो शायद आप बेहतर काम कर सकते हैं। मैं 1 सेकंड के लिए और रुकना चाहूंगा, क्योंकि आप जिस लेटर ऑफ कंफर्ट के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने जिस शकुंतला गैमलिन को कहते हैं कि उनको नहीं आना चाहिए, परिमल राय जिसको आप लाना चाहते हैं,
उन्होंने भी ऐसा ही लेटर जारी किया है। इसलिए ऐसा जिस आधार पर आप शकुंतला का विरोध कर रहे हैं, उस आधार पर परिमल राय को ही आन लाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। मैं सिर्फ आपसे कहता हूं कि क्या एक गरिमामय राजनीति आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं कर सकती? दिल्ली के बहुत सारे सवाल आशुतोष अभी एड्रेस करने के लिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण ये सवाल है जिसका जवाब आशुतोष देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। सवाल बड़ा यही है, जिन दावों के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, उन दावों में और जमीनी स्थिति में इतना बड़ा फर्क कैसे, और जो ये कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही है उसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है? इस पर चर्चा ब्रेक के बाद बड़ी बहस। यही खड़ा हो रहा है कि अफसरों की तैनाती को नाक का सवाल किसने और क्यों बनाया है, और इन सब के बीच दिल्ली की जनता जिस तरह से पिस रही है उसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है? लेकिन आशुतोष, आपसे राणा यशवंत ने ब्रेक से पहले सवाल पूछा था, उसका जवाब दीजिए। एक अलग तरह की राजनीति का आपने दावा किया था, लेकिन आप तो उसी राह पर चल पड़े हैं जहां पर सभी पार्टियां चलती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं राणा जी को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके चैनल पर एक अच्छी बहस हो रही जहां तू मैं नहीं हो रही। इसके लिए आपका चैनल बधाई का पात्र है। उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए, मैं उसके जवाब देना चाहता हूं। हमसे ये कहा गया कि 20 अफसर जो है उन्होंने चिट्ठी लिख दी है। ये एक अफवाह बीजेपी की तरफ से फैलाई गई। किसी अफसर ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। चीफ सेक्रेटरी साहब 24 तारीख को दोबारा वापस लौट रहे हैं, कहीं कोई ऐसे संशय की स्थिति नहीं है जी। उन्होंने कहा कि भाई 8 दिन अगर इंतजार कर लेते। हम कहते हैं संविधान का उल्लंघन अगर 1 मिनट के लिए भी हो रहा है तो उसको करेक्ट करने की, दुरुस्त करने की जरूरत है। एनके सिंह साहब, मल्होत्रा जी हमारी बात से ताकीद करेंगे। अधिकारियों को लेकर अफवाह आशुतोष कौन फैला रहा है? ये कहा कि भाई 8 दिन अगर इंतजार कर लेते। हम कहते हैं संविधान का उल्लंघन अगर 1 मिनट के लिए भी हो रहा है तो उसको करेक्ट करने की, दुरुस्त करने की जरूरत है। एनके सिंह साहब, मल्होत्रा जी हमारी बात से ताकीद करेंगे। अधिकारियों को लेकर अफवाह आशुतोष कौन फैला रहा है? जा चुका कोई नहीं। आज हर एक न्यूज चैनल पर, आज के जितने भी अखबार हैं उठाकर देख लीजिए, हर जगह ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि आप लोगों की लड़ाई में दिल्ली में कोई भी अधिकारी रहना नहीं चाहता है, और वो उन सब ने गृह मंत्रालय को इस बाबत बाकायदा चिट्ठी लिखी है। अगर ये अफवाह है तो फैला कौन रहा है? हाँ, अगर मुझे कोई अगर वो कोई चिट्ठी लाके दिखा दे, कोई अखबार, कोई टीवी चैनल कि अफसर ने लिखा है कि हम यहां नहीं रहना चाहते, तो हम आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे। मेरी अपनी जानकारी है मंत्रालय के अंदर कि ऐसी कोई चिट्ठी किसी अफसर ने नहीं लिखी। चौथी बात, को लेकर जो आरोप आपने लगाए थे उसके लिए भी तो सबूत लेकर सामने नहीं आए आप जी। नहीं, लेकिन यहाँ पर राणा जी ने जो सवाल खड़े किए मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपने राणा जी ने कंफर्ट लेटर का सवाल खड़ा किया है। मैं राणा जी को बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार कैसे होता रहा, मंत्री और अफसर की मिलीभगत से होता रहा है। अन्यथा जो कंपनियां जिनको प्रॉफिट में होना चाहिए वो लगातार घाटे में रहती हैं, और दिल्ली की सरकार को उनकी भरपाई करनी पड़ती है। जब बार बार हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया, अनड्यू प्रेशर डाला गया कि आप कंफर्ट लेटर दे दीजिए, तो कहीं ना कहीं मन में सवाल खड़ा होता। हमने मना कर दिया, हमको नहीं देने की जरूरत है, यह मंत्री का अधिकार, मंत्री ने अपना फैसला किया। फिर उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार कहां कर रही। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिजली के दाम हमने आधे कर दिए हैं, पानी मुफ्त कर दिया है, अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलराइज करने का काम शुरू हो गया है, किसानों को 20,000 पर एकड़ देने का मुआवजा दिया जा चुका, प्रक्रिया चल रही है। 21 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर टास्क फोर्स बना दी गई है और जिस पर हम सॉल्यूशंस की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 6 महीने, 3 से 6 महीने के अंदर आपको समझ गई आपकी बात। अगर आपको 70 में से मिली है तो दिल्ली की जनता इस तरह से उम्मीद भी कर रही है। आशुतोष, बाकी मेहमानों को भी लाती हूँ, लेकिन राणा यशवंत, आशुतोष जी आती हूँ मैं आपके पास। चित्रा जी, राणा एक सवाल आशुतोष, मैं 30 सेकंड आपका लूंगा, क्योंकि लेटर ऑफ कंफर्ट का जिक्र इसलिए क्या मुझे लगा कि आप यह बात जरूर कहेंगे। शकुंतला गैमलीन एक ऐसी महिला जिन्होंने बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ की होगी या उन्होंने चिट्ठी जारी की होगी जिसका खुलासा आपने किया होगा। मेरे पास कुछ कागजात हैं, यह बताते हैं कि राजेंद्र कुमार जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, या परिमल राय जिनको आप चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते थे, उन लोगों ने भी ऐसी ही चिट्ठियां जारी की हैं। तो क्या इन लोगों के नाम लेटर ऑफ कंफर्ट में आए थे? अगर इन लोगों ने भी ऐसी ही चिट्ठियां जारी की हैं, उन चिट्ठियों के आधार पर इन लोगों को बिजली कंपनियों से साठगांठ के आरोप के दायरे में लाया जा सकता है, तो शकुंतला गैमलीन को जैसे आपने लाया है, तो फिर क्या फर्क है आशुतोष? देखिए राणा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब जनता को मिलना चाहिए। आपने कहा कि परिमल राय जी और राजेंद्र कुमार ने भी कंफर्ट लेटर जारी किया। दरअसल ये कंफर्ट लेटर सेक्रेटरी जारी नहीं करता, बल्कि मिनिस्टर जारी करता है। और जो इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो इसी तरीके से पनपता है, मंत्री और अफसर की मिलीभगत से पनपता है। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि जो पावर सेक्रेटरी थी वो बार बार मंत्री पर दबाव डाल रही थी, आप कंफर्ट लेटर साइन कर दिए, इसमें कुछ भी नहीं है। जब मंत्री
जब मंत्री महोदय ने पूछा भाई कितने हजार करोड़ का है, पता चला 11,000 करोड़ का है। बोला अगर ये कंपनियां डिफॉल्ट करेंगी तो क्या होगा, तो पता चलेगा डिफॉल्ट करने की स्थिति में 11,000 करोड़ का लोन जो है वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को देना पड़ेगा। की बात करते हैं, लेकिन सीधे सीधे आरोपों के साथ आप सामने आ गए। आशुतोष, आपकी बात में समझ गई। शोभा ओझा जी आपसे सवाल पूछना चाहती है, मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से। शोभा ओझा जी। जी, आशुतोष जी से एक प्रश्न करना चाहती हूँ। आशुतोष जी, आप अभी भ्रष्टाचार की काफी बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कम करने की बताइए। हाईकोर्ट ने फिर आपको लोकायुक्त क्यों नहीं आपने अभी तक गठन किया? आपको हाईकोर्ट की क्या फटकार नहीं पड़ी है? क्या लोकपाल बिल को लेकर आपका जन्म नहीं हुआ था? फिर लोकायुक्त की नियुक्ति अभी तक क्यों नहीं हुई है? जल्दी से क्यों आपको फटकार खानी पड़ी है हाईकोर्ट से? ये इसका जवाब दीजिए आप। जी बिल्कुल। नहीं, शोभा जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है। दुनिया को पता है कि जो मौजूदा लोकायुक्त लोकायुक्त की व्यवस्था है उससे आम आदमी पार्टी सहमत नहीं। इसीलिए हम जन लोकपाल बिल के बारे में बात करते हैं कि जन लोकपाल बिल एक पुष्ट संवैधानिक स्थिति होनी चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से लगाम लग पाए। इसलिए हमारा लोकायुक्त के मसले पर एक अलग स्थिति। मैं भ्रष्टाचार के मसले में एक जवाब देना चाहता हूं कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकार छीन लिए हैं। आप हाईकोर्ट को भी गलत अधिकार छीन लिए, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने गलत फटकार लगाई, आप हाईकोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। मुझे शोभा जी, हाईकोर्ट की हर बात से सहमत हो ये जरूरी नहीं। आप भी संविधान की जानकार, मैं भी संविधान का जानकार हूं। इसीलिए हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट पलट देता है और लोअर कोर्ट का फैसला हाईकोर्ट पलट देता है। इज्जत की बात नहीं, मैं कहता हूं हमारा जन लोकपाल बिल को लेकर अपना कमिटमेंट है और वो कानून हमारे कानून के मुताबिक बहुत कमजोर है। चलिए आशुतोष, आपकी बात मैं समझ गई। आज आपको सभी सवाल अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन दरअसल आप घुमा कर उसका जवाब दे रहे हैं। समझ गई आपकी बात, बहुत ज्यादा कमिटमेंट है आपको आपका इन तमाम बातों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता खुश नहीं है। लेकिन यहाँ पर जीसी मल्होत्रा जी को मैं लाना चाहूंगी। मल्होत्रा जी, अगर आम आदमी पार्टी इतने नियम कानूनों का हवाला दे रही है, करेंगे तो बात नहीं चलेगी। मैं लौटूंगी। सबसे सीधा सा सवाल मल्होत्रा जी यही है, अगर इतने नियम कानूनों का हवाला आम आदमी पार्टी दे रही है उपराज्यपाल को लेकर, उसके अपने अलग अलग तर्क हैं, तो फिर दिक्कत कहां है? ये पूरा मामला इतना ज्यादा बढ़ता हुआ क्यों चला जा रहा है कि अब राष्ट्रपति इस पर फैसला देंगे? नहीं, अगर नियमों की बात करें तो इस वक्त जो प्रोविजंस आर्टिकल 239AA और जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट और बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स हैं उसमें मोटे मोटे तौर पे पावर्स जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। ये टेक्निकल नियमों का हवाला देके कि नहीं ये मिनिस्टर को कहना चाहिए था, अफसर को नहीं कहना चाहिए था। अल्टीमेटली बात तो ये है कि फुल स्टेटहुड की एब्सेंस में दिल्ली गवर्नमेंट जिसकी अकाउंटेबिलिटी पब्लिक को पूरी है उनके पास पावर नहीं है। बिल्कुल। अभी तक क्या होता था कि इनफॉर्मली जब ईगो क्लैश नहीं होता था तो इनफॉर्मली चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में बातचीत हो जाती थी और जो चीफ मिनिस्टर चाहते थे आमतौर पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मान लिया करते थे। पर अब हर चीज को अगर आप कानूनी तौर से लेंगे तो कानूनी पावर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। अगर ये नियमों के तहत भी जाएंगे तो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर पावर जो है वो प्रवेल करेंगी और बाद में आशुतोष जी, मल्होत्रा जी पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा के, वो ना ही बीजेपी से है ना ही कांग्रेस पार्टी से हैं। उनकी बातों को आप मान लीजिए, समझिए आपकी बात है। लेकिन यहाँ पर जाने यशवंत जी, नहीं आशुतोष जी, मैं ये कह रहा हूँ जी, आपने सिर्फ हवाला, आशुतोष जी आपने हवाला सिर्फ ये दिया कि उन्होंने ऑफिसर की नियुक्ति डायरेक्ट की, मिनिस्टर को कहना चाहिए था, कन्फ्लिक्ट होता तो वो प्रेसिडेंट को भेजते। पर इन एनी केस अल्टीमेटली तो वही होता जो लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहते हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये पूरी पावर है इस वक्त आर्टिकल 239AA में जवाब दे दूं और एक्ट में जवाब दीजिएगा, आऊंगी पावर उनके पास है। अगर आपने खुद ही कहा कि कन्फ्लिक्ट होने पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर प्रिवेल करेंगी और प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा वो भी प्रेसिडेंट बाउंड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाउंड नहीं है। ये थोड़ा फर्क है, इसमें आपको देखना पड़ेगा। देखा जाए अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में देखें तो पावर के लिहाज से उपराज्यपाल की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। एनके सिंह जी, आप इसके साथ ही एक और बात जोड़ना चाह रहे थे, 239AB की धारा
कुछ बयां करती है जो आशुतोष के मुश्किल ये कहना चाहूंगा कि देखिए बहुत बेसिक बात है कि ये चूंकि फुल स्टेटहुड नहीं है, तो ये बहुत वीक विकेट पे है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को इंस्टीट्यूशन को काफी स्ट्रांग बनाया गया है। मैं दो छोटी सी बता देता हूं, 239A-B सब क्लॉज बी, इसमें बड़ा क्लियर कट है कि अगर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है इस पे भी वो 239 को वो सीज करा सकता है प्रेसिडेंट चाहे तो। मतलब यह कि किसी भी अन्य राज्य में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर होना चाहिए तभी आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, लेकिन यहां पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को लेके भी 239 को आप सीज कर सकते हैं, उसके प्रोविजंस को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एक प्रोविजन ये समझ लीजिए कितना कमजोर है ये स्टेटहुड जो आपका दिल्ली का है। दूसरा प्रोविजन चीफ सेक्रेटरी के आपने कहा, चीफ सेक्रेटरी के लिए सेक्शन ये रूल 55 जिसका आप कोट कर रहे हैं, रूल 55 मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, बड़ा सिंपल सा है। इसमें है कि चीफ सेक्रेटरी कैसे अपॉइंट होगा, आप ताज्जुब करेंगे। सब्जेक्ट टू एनी इंस्ट्रक्शन विच मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर शेल मेक ए प्रायर रेफरेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स or to the appropriate ministry with a copy to the Ministry of Home Affairs in respect of the following matters। उसमें सब सेक्शन बी में कहा गया है प्रपोजल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस, सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी लैंड्स। आप समझ सकते हैं कि उसमें कहीं भी चीफ मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। ये बाइंडिंग नहीं है कि चीफ मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेके करे। तो जो जीसी मेहरोत्रा साहब कह रहे हैं कि ये जो डॉक्ट्रिन होता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू हेड विद प्राइम मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एट इट्स हेड टू हेड एंड एडवाइज इन द एक्सरसाइज ऑफ द प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहां पे ये फ्लाउट होता है। इसलिए आप इस बात को समझे कि आप वीक टर्फ पे है। लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत आम आदमी पार्टी समझना क्यों नहीं चाहती है और आशुतोष जी मुस्कुरा रहे हैं, चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में कई सवाल भी खड़े कर रही है। और सवाल इस बात को लेकर भी कि ये जो पूरा टसल पावर को लेकर चल रहा है, ये पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग का पहला पड़ाव है क्या आम आदमी पार्टी का? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के सचिव बैठे हुए हैं और साथ ही मैनेजिंग एडिटर हमारे राजेश यशवंत भी जुड़े हुए हैं। इन दोनों से बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद बड़ी बहस जारी है। अरविंद केजरीवाल के बीच दिल्ली में पावर टसल लगातार जारी है। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम कर रहे हैं बड़ी बहस। लेकिन राजेश यशवंत, सीधा सा सवाल यही है, दरअसल पर्दे के पीछे कहीं ये दिमाग तो काम नहीं कर रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा, क्योंकि जब तक हमारे पास पूरा पावर नहीं आ जाता हम काम नहीं कर सकते हैं, और वही दिखाने के तहत आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को इतना बड़ा बना दिया। ऑडियो नहीं इसमें। इसको दूसरे लिहाज से भी देखा जा सकता है चित्रा। मुझे लगता है कि मैं इस पर आऊंगा, दो तीन बातें 1 मिनट लूंगा मैं। आशुतोष से मैंने जब कहा कि लेटर ऑफ कंफर्ट का मामला अगर परिमल राय से जुड़ता है या राजेंद्र कुमार से जुड़ता है तो शकुंतला गैमलीन का नाम क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखिए लेटर ऑफ कंफर्ट जो है मंत्री जारी करता है, अगर लेटर ऑफ कंफर्ट मंत्री जारी करता है तो शकुंतला गैमलीन पर सवाल क्यों? पहला। दूसरा ये है कि अगर दिल्ली में जिस प्रोविजन का जिक्र 239AA का सिंह साहब कर रहे थे, मोटे तौर पर आप यह मान के चलिए कि दिल्ली का उपराज्यपाल जो होता है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो कैबिनेट होती है उसका अगुवा मुख्यमंत्री होता है, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की को चलाने में मदद करने की भूमिका इनकी होती है। आम आदमी की भाषा में आपको समझाना चाहता हूं तो 239AA में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो यहाँ का उपराज्यपाल होता है, जो सर्विसेज का हेड है वो उपराज्यपाल है। दिल्ली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम कायदों के मुताबिक चलती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का डीए बढ़ जाता है तो दिल्ली सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ जाता है, यानी कि दिल्ली जो है उसको चलाने में केंद्र सरकार का दखल सबसे ज्यादा है। इस बात को समझने की जरूरत है। अब मैं वहां आता हूं जहां आशुतोष मेरा सवाल बनता है। पब्लिक डोमेन में आशुतोष सवाल यह है क्योंकि आपने इतने ज्यादा लोगों से वायदे कर रखे हैं कि उन वायदों पर खरा उतरना आपके लिए मुमकिन नहीं है। लोड शेडिंग की समस्या शुरू हो गई है, पानी की किल्लत शुरू हो गई है, कैमरे आपके कहीं दिखते नहीं है, वो दिखेंगे भी नहीं। जो आपने कहा कि हमने बहुत सारी कनेक्टिविटी होगी, वो कनेक्टिविटी नहीं है। तो अब यह है कि आप पूर्ण राज्य के दर्जा का एक ऐसा मामला उठाओ, एक ऐसा विवाद उठाओ जिसका कहीं अंत ना हो, और इसी अनंत विवाद की आड़ में अपने जितने भी निकम्मेपन शब्द नहीं, नाकामियों को आप छुपा जाएं। आप अपने वायदे से डर गए हैं और कानून को भी चैलेंज ना करें। आशुतोष हाँ देखिए, राणा जी बड़े शालीन व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने वो निकम्मेपन का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, नाकामी का इस्तेमाल किया। खैर वो अपने दोस्त हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जो पिछले 20 साल से कूड़ा हुआ है वो 3 महीने के अंदर दूर नहीं हो पाएगी, हम भी जानते हैं।
पूरी दुनिया को पता है। अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि 3 महीने के अंदर दिल्ली की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं, ना मैं ऐसा हमने कोई वायदा किया। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आप 3 से 6 महीने के अंदर वो बुनियादी बदलाव दिल्ली के अंदर देखना शुरू कर देंगे और आप इस बात पर यकीन करिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मल्होत्रा जी सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के हैं, मैं उनका अनादर नहीं करना चाहता, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जब भी संविधान विशेषज्ञों का नाम आएगा तो राम जेठमलानी होंगे, राजीव धवन होंगे, साथ ही साथ इंदिरा जयसिंह होंगी, जो साफ तौर पर कहते हैं कि यहां मुख्यमंत्री की दिल्ली के मुख्यमंत्री सही है, लेकिन गवर्नर गलत है। यहां तक कि हमको गाली देने वाली कांग्रेस सुभाष, देखिए सुभाष कश्यप जी को मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उनको संविधान विशेषज्ञ नहीं मानता हूं। राजीव धवन, राम जेठमलानी और इंदिरा जयसिंह बड़े नाम है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, हमको हर वक्त गाली देने वाले अजय माकन जी, वो खुद कह रहे हैं कि टीबीआर को फ्लाउट करके चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री की राय लेना चाहिए। मुख्यमंत्री की राय 15 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ। दरअसल ये आम आदमी पार्टी का चरित्र ही है कि अपने हिसाब से चीजों को डिफाइन करना और अपने हिसाब से लोगों को डेजिग्नेशन देना। नहीं, आशुतोष इस बात से इत्तेफाक करता ही नहीं रखा जा सकता है। बहुत देर से वो उनके पास में नहीं गए। चरित्र का सर्टिफिकेट आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमको मत दीजिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे नहीं रही हूं, मैं आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही हूं। आप लोग सर्टिफिकेट देते हैं आशुतोष कि ये संविधान विशेषज्ञ हैं, ये मुख्यमंत्री और ये प्रधानमंत्री। नहीं, आरपी सिंह जी, सवाल सबसे बड़ा यही है। दरअसल पूर्ण राज्य यानी कि पूरा पावर चाहती है दिल्ली सरकार, इसी वजह से ये सब कुछ, इसको ड्रामा कह लीजिए, पर्दे के पीछे का खेल कह लीजिए, या फिर पावर टसल कह लीजिए, ये सारे कदम सिर्फ इसीलिए उठाए जा रहे हैं क्या? पहली बात तो ये बड़ा आपने ठीक शब्द बीच में बोला, ये ड्रामा है पूरा उनका, क्योंकि वो डिलीवर कर नहीं पा रहे। जो उन्होंने कहा 15 लाख कैमरे और 500 स्कूल, मुझे लगता है उस पर क्या कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है। तो दोस्त से बड़ा बात है एमसीडी के बारे में सोच लीजिएगा। उसको तो इनकी मर्जी से अपॉइंट किया था, के शर्मा इनकी मर्जी से अपॉइंट हुए थे। मैं दोस्त बोल दूं, आप देखो, आप बोले, मैं एक बार नहीं बोला बीच में, अगर मैं बोलना शुरू करूं तो आप यहाँ से भाग जाओगे। आप नहीं, आप मैं जिस दिन आप आंसू टपका रहे थे ना, उस दिन मैं बोल सकता था आप गड़ियारी आंसू टपका रहे थे, समझे नहीं? आप गड़ियारी आंसू टपकाते हैं टीवी पे आकर। असली बात क्या है? बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि मर्यादित तरीके से बात हो तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल, गड़ियारी आंसू निकल रहे थे और उसी के अगले क्षण आपके ये ऐसी कहा निकले थे। और आज तो आशुतोष जी बहुत खुश भी हैं, इसके पीछे का राज क्या है वो भी बताएंगे हमें। आपकी मर्जी से अपॉइंट हुए थे। हाँ, आप ये पहली बार हुआ है दिल्ली के अंदर कोई मुख्यमंत्री किसी चीफ सेक्रेटरी के बारे में पब्लिक मीटिंग के अंदर भाषण देकर बात करेगा क्या? पब्लिक मीटिंग के ऊपर एक इशू लगाएगा? आपके उसके ऊपर इशू था, आप इंक्वायरी लगाते, आप उसके ऊपर कोई टिप्पणी करते, आप उसकी फाइल पे कार्रवाई करते, परंतु नहीं, क्योंकि 8 दिन के लिए एक अपॉइंटमेंट होनी थी। ये सारा बवाल सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको ड्रामा करना है, ये दिल्ली को डिलीवर नहीं कर पा रहे, इसलिए ड्रामा शुरू कर दिया उन्होंने। और सिर्फ 10 दिनों की ही तो बात थी, इसके बावजूद भी इतना बड़ा पहाड़ क्यों खड़ा किया गया? शोभा ओझा जी भी कुछ कहना चाह रही है, फिर आशुतोष लौटूंगी। शोभा जी, 10 भी नहीं, 8 दिन बचे थे कुल। हाँ, आशुतोष जी से मैं पूछना चाहूंगी कि क्या किसी सरकार को शोभा देता है कि वो इस तरह से ब्यूरोक्रेट्स के ऑफिसेस में ताला लगाए और इस तरह का बर्ताव करे? ये कितना मैच्योर्ड बिहेवियर था? इस पे मैं आशुतोष जी से जवाब चाहती हूँ। और आशुतोष, गैमलिन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया वो भी बहुत आपत्तिजनक था। एक महिला अधिकारी को तू तड़ा कह के वो पब्लिक डोमेन में बात कर रहे थे, जवाब दीजिए इसका। नहीं, किसी अधिकारी होता है ना, वो महिला होता है, ना ही वो नॉर्थ ईस्ट का होता है ना उत्तर प्रदेश का होता है ना, कम से कम उसके पद का तो सम्मान किया जाना चाहिए ना आशुतोष। उनके चरित्र नहीं, ऐसा कोई किसी के पद के प्रति किसी तरीके का सम्मान नहीं किया गया। शोभा जी को जानकारी नहीं, किसी अफसर का दफ्तर बंद नहीं किया गया, उनको जानकारी नहीं। आरपी सिंह साहब यहाँ खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हिंदुस्तान के होम सेक्रेटरी और हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी को रातों रात बदल दिया गया, बेइज्जत करके यहाँ पे खड़े होकर ज्ञान दे रहे हैं। वो जरा अपने बारे में सोचे कि जब फॉरेन सेक्रेटरी को तबादला सैक किया गया, जब होम सेक्रेटरी को किया गया, एसपीजी को चीफ को किया गया, डीआईजी को किया गया, तब अधिकारी के बारे में नहीं हो रहे थे। चट्टी के बारे में पब्लिक में खड़े पर गालियां निकालते हैं। आप कहते हैं मजाक मारेंगे, अपनी भाषा अपनी क्या भाषा आपकी, आप दफ्तर में ताला लगा देते हैं। किस प्रकार की सत्ता और मुद्दों से भागना चाह रही है जनता, उससे भागना चाह रही है। जी,
मोदी साहब से पूछ लीजिएगा, फॉरेन सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी को क्यों आपने ट्रांसफर किया? एक क्लोजिंग कमेंट एनके सिंह साहब का। क्या ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये मान लिया जाए कि राजनाथ सिंह ने अब क्या किया है, स्थिति ठीक हो जाएगी तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी कल तक? परसेप्शन की लड़ाई है और सीधी सी बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो किया है वो कानून सम्मत है, लेकिन जो सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन है कि तब ये कानून का शायद कहीं गलत है। अगर कोई 70 एमएलए के हाउस में 67 एमएलए के लाता है तो उसको कुछ फंक्शनल लीवे देना चाहिए, सेक्रेटरी कम से कम अपॉइंट करें, की जानी उसके चाहिए लिए और इनको इस तरह कानून से से लड़ना लड़ना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का कतई जायज नहीं है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। आम आदमी पार्टी को यह समझना होगा कि दिल्ली की जनता ने किस काम के लिए चुना है, किस तरह की जिम्मेदारी दी है और उसकी जवाबदेही उन्हें खुद ही तय करनी होगी। बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।